हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आप सभी का मैं रोहित स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज मैं आप लोगों की बहुत डिमांड के बाद बीएलएलबी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 का पीवाईक्यू सॉल्व कराने वाला हूं, जो 2022 और 23 में आए हुए हैं। आज की वीडियो के अंदर हम लोग पेपर 1 यानी कि इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री का जो पेपर 1 है उसकी बात करेंगे। मैं पूरा टॉपिक आपका जो लूँगा वो एमसीक्यू लूँगा, ठीक है। बाकी आपका डिस्क्रिप्टिव है, उसमें समझा देता हूँ कि क्या क्या आएगा। अविनाश का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस पेपर को दिया। ये बीएलएलबी का है, आप लोग समझदार हैं कि ये बीएलएलबी का है। अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी वगैरह का डिमांड करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, बाकी फैकल्टीज़ आपको सॉल्व कराती रहेंगी। मैं जो आपको एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा, आशा करूंगा कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाऊं, क्योंकि जो एमसीक्यू सॉल्व कराने का मेरा तरीका है वो चारों ऑप्शंस को आपको समझाना है, उनके बारे में एक डिटेल बताना है कि अगर इन फ्यूचर उन्हीं में से कोई प्रश्न रिपीट होता है तो आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए। तो ये सारे प्रश्नों के बारे में आपको जैसे लिखना है, जैसे कोटल के बारे में लिखना है, तो ये सारी चीज़ आप पढ़ेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, 1919 एक्ट क्या है, ये सारी चीज़ आपने जब पढ़ी होंगी हिस्ट्री में तो समझ आ जाएगा। एक प्रश्न आपका इस प्रकार का होता है तो आप इसमें आराम से लिख सकते हो। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पूछेगा तो क्विट इंडिया मूवमेंट आपको पता है कि 1942 में स्टार्ट किया गया। महात्मा गांधी जी थे उसमें लीडर। ऐसे उन्होंने कौन सा आंदोलन दिया, करो और मरो, यानी भारत छोड़ो आंदोलन में ही तो उन्होंने बोला था, करो या मरो का नारा दिया था। ये सारी चीज़ें अगर आप लिखेंगे तो ये प्रश्न आपका एक अच्छे तरीके से लिख जाएगा। लेकिन हमारा आज का जो टॉपिक है वो एमसीक्यू वाला है, तो मैं अब आज आपको एमसीक्यू के बारे में बताऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव जो भी आपका टॉपिक है या थ्योरी वाला है उसको भी समझाया जाए तो बिल्कुल मेरे भाई, मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। हमेशा आप लोग जब बोलेंगे तब वीडियो आपके लिए आ जाएगा। तो पहला प्रश्न आप लोग देखिए, व्हेन डिड चोरी चोरा इंसिडेंट टुक प्लेस। तो मेरे भाई देखो, चोरी चोरा से अगर प्रश्न आया है तो प्रश्न के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। चोरी चोरा कांड हुआ क्यों। पहली बात, इससे पहले महात्मा गांधी जी ने, आपको मैं बताता हूँ थोड़ा सा और बैकग्राउंड में चलिए। अब बात करते हैं 1919 में, अप्रैल का टाइम था और आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि 13 अप्रैल की बात है। क्या हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। कौन सा हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है। जलियांवाला मास्कर हुआ जिसमें जनरल ओ डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये डेट आपको याद रखनी, कौन सी, 13 अप्रैल वाली। क्या हुआ था, तो जलियांवाला मास्कर। पूछता है कि किसने गोली चलवाई, तो जनरल ओ डायर था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी ने कहा कि ये लोग तो बहुत ही मतलब क्रूर आदमी हैं, ये लोगों ने तो ये कर दिया कि लोगों की जानों को भी नहीं बचा। महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर अपना एक, उनको टाइटल दिया गया था, नाइटहुड की उपाधि थी, वो सॉरी केसरी हिंद की उपाधि थी, उसको त्याग दिया। और साथ ही गुरु जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे उन्होंने अपनी थी नाइटहुड की उपाधि, वो भी त्याग दी, ठीक है। नाइटहुड की उपाधि थी वो भी त्याग दी। तो ये दो चीज़ें याद रखेंगे। उसके बाद महात्मा गांधी जी स्टार्ट करते हैं असहयोग आंदोलन। क्या स्टार्ट करते हैं, असहयोग आंदोलन। कब की बात है, तो 1920 में ये असहयोग आंदोलन चालू करते हैं और इस आंदोलन को बहुत ज़्यादा मास पॉपुलेशन सपोर्ट कर रही थी। इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन क्या होता है कि चोरी चोरा जो एक जगह है गोरखपुर के पास में, वहाँ पर पुलिस और इनके आंदोलनकारियों के बीच में झगड़ा हो जाता है, उसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो जाती है। और आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी जो थे वो नॉन वायलेंट पर विश्वास करते थे, मतलब शांति के प्रतीक की बात करते थे। वो बोलते थे कि हम लोगों को नॉन वायलेंस नहीं करना है, हम लोगों को शांति से चीज़ों को लेना है, हमें जो आज़ादी भी चाहिए तो शांति से चाहिए। तो ये चोरी चोरा में जो 22 पुलिसकर्मी मर जाते हैं उसके बाद ये आंदोलन को बंद कर दिया जाता है। तो डेट आप लोग याद रखना, 4 फरवरी 1922। तो मुझे लगता है कि इतनी सारी डिटेल के बाद में अगर कोई एमसीक्यू आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। अगला प्रश्न आप लोग अगर देखेंगे तो मेरे भाई इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देखेंगे, ये प्रश्न बुक से रिलेटेड है, ठीक है। आरसी मजूमदार जी ने भी काफ़ी बुक लिखी है इसके ऊपर। किसके ऊपर, 1857 के रिवॉल्ट के ऊपर। अब 1857 के रिवॉल्ट की थोड़ी सी बात करूं मैं तो मेरे भाई आपको पता है इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। ये बात किसने कही है, ये बुक का नाम है एक, आप लोग ये बताएंगे, ठीक है। आरसी मजूमदार ने कही, बहुत बढ़िया बात है। अगर आप लोगों को पता है, अगर आपका इसका आंसर सर्च करके भी लिखेंगे तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग इन सब की बुकें देख लेनी है कि 1857 के रिवॉल्ट पर कौन कौन सी बुक लिखी गई हैं। अब मैं आपको 1857 के रिवॉल्ट के बारे में बता देता हूँ। इसमें आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति चलाई थी, हड़प नीति, इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में सबसे पहले एक सतारा डिस्ट्रिक्ट थी, सतारा जो राज्य था
उसको हड़पा गया था। उसके बाद उन्होंने झांसी, अवध, इन सब पर कोशिश की थी। आप लोग याद रखना, जो अवध यानी कि लखनऊ है, लखनऊ से बेगम हजरत महल लीड कर रही थी। आप लोग याद रखना, उसको उन्होंने, जो लखनऊ है, लखनऊ को हड़पा नहीं था, क्योंकि हड़पने के लिए उन्होंने क्या बोला था कि अगर आपके पास दत्तक पुत्र है, यानी कि आपका खुद का बेटा नहीं है, तो वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी। लेकिन आपको पता है कि उनके पास तो बेटा था, तो उन्होंने बोल दिया कि आपका जो क्या कहते हैं शासन है, वो कैसा है, वो शासन अच्छा नहीं है। इसलिए उन्होंने अवध को हड़पने की कोशिश की। तो वहाँ से, और लखनऊ से कौन लीड कर रहा था, बेगम हजरत महल। झांसी से कौन कर रहा था, रानी लक्ष्मीबाई, जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा, खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, आपने बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, वो खूब लड़ी मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। तो ये हमारे यहाँ बुंदेलखंड में ये कहानियाँ चलती रहती हैं, तो आप लोगों ने ये पढ़ी होगी। तो ये इतनी सारी डिटेल आपके लिए बहुत है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन को, यानी कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को कब स्टार्ट किया गया। तो मेरे भाई आपको पता है कि 1920 में किया गया था, और इसको बंद कब किया गया, 1922 में चोरी चोरा हत्याकांड के बाद बंद कर दिया गया। और 1919 के बारे में आपको जलियांवाला हत्याकांड बारे में पता है। ठीक, करो या मारो का नारा किसने दिया था, तो मेरे भाई याद रखना, महात्मा गांधी जी का है। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाले कौन थे, गुरु कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरु की उपाधि देने वाले कौन थे, तो महात्मा गांधी जी थे। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना। यहीं पर आपको देख रहे होंगे वी आर अम्बेडकर जी, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, यानी कि संविधान के पिता हैं ये। ठीक है, संविधान के पिता बोला जाता है इनको, ये भी आप याद रखना। जवाहरलाल नेहरू जी की एक बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये याद रखना, इनकी बुक का नाम है। चित्तरंजन दास कौन है, तो चित्तरंजन दास के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, इनके बारे में भी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, चलिए, मुझे नहीं लगता कि आज तक आपने इस तरीके से डिटेल वीडियोस कोई भी पढ़ी होंगी। हाँ, अगर आपको मज़ा आ रहा है इन वीडियोस को देखने में, अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ अच्छी बात है, तो वीडियो को मेरे भाई लाइक कर लेना है। लाइक का टारगेट ले लेते हैं 20 ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का भरोसा नहीं है करवाओगे कि नहीं पूरा। मैं टारगेट ज़्यादा नहीं ले सकता। कमेंट कर देना कि वीडियो कैसा लगा। सारे लोग कमेंट करेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, उसका नाम अपना डाल देना। ठीक है, मैं उसके बारे में बता दूंगा। और अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, रोहित तोमर, पीछे टीजी लगा देना मेरे भाई, टारगेट गुरुकुल। तो आप लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज करके आप अपनी बातचीत पूछ सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने न्याय दर्शन को प्रतिपादित किया था, तो गौतम का है। तो ये याद रखना, गौतम बुद्ध कौन थे, कपिल कौन थे, जर्मनी कौन थे, चारवाक कौन थे, ये सारी चीज़ें अभी आपको डिटेल से समझ लेनी चाहिए। अगर हो सकता है अगर कोई एक दो आंसर आपको ऐसा लगे कि गलत है, तो आप मुझे बता देना, उसको मैं मतलब वापस से सॉल्व करा दूंगा, नहीं तो पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। ऐसा कौन सुल्तान था जिसके शासनकाल में न्याय मांगने के लिए हमें कैसे कलर के कपड़े पहनने चाहिए थे, तो मेरे भाई याद रखना, लाल पोशाक पहननी पड़ती थी। और इल्तुतमिश के बारे में भी आपको मैं आगे वाला ये प्रश्न है उसमें सॉल्व कराता हूँ, क्या क्या था, पूरी चीज़ें एकदम तरीके से। अब आपसे पूछ रहा है कि वैदिक काल में लोगों के लिए किस लोकप्रिय शासन क्या था, तो मेरे आप थोड़ा सा याद करिए यार, वैदिक काल की बात चल रही है, वहाँ पर राजा महाराजा हुआ करते हैं, राजतंत्र हुआ करेगा। आज का टाइम कैसा है, आज का टाइम है डेमोक्रेटिक। कैसा डेमोक्रेटिक, आप लोग पॉलिटी के छात्र हैं तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे डेमोक्रेटिक क्या होता है। प्रजातंत्र है, यानी कि आज के टाइम पर प्रजा वोट करती है। ठीक है, डेमोक्रेसी है। रिपब्लिक है हमारा, क्योंकि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। आज का टाइम कैसा, रिपब्लिक है। तो इस तरीके से भी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध अंग्रेजों के लिए देखो मेरे भाई, अब मैं थोड़ी थोड़ी बातें करता हूँ। बैटल ऑफ प्लासी है, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में याद रखना। इस बार ये तो बक्सर का हो गया आंसर, याद रखना आंसर बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी के बारे में आप याद करें, 1757 में हुआ। किस किस के बीच में हुआ, रॉबर्ट क्लाइव थे, अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, और इधर से लड़ रहे थे नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, और सिराजुद्दौला। ठीक है, एक बक्सर कब हुआ था, 1962 में हुआ है बक्सर, वो सॉरी 1762 में हुआ है बक्सर। और कौन कौन लड़ रहा था, हेक्टर मनरो। इसमें याद रखना कौन थे, हेक्टर मनरो थे अंग्रेजों की तरफ से। ठीक है, इसमें हेक्टर मनरो थे। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ है मेरे भाई, पानीपत का तीसरा युद्ध होता है कब होता है, 1761 में होता है, 1761 में होता है पानीपत का तीसरा युद्ध। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में, किसके साथ, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में, ठीक है। और वांडीवास का युद्ध कब होता है, तो मेरे भाई याद रखना, वांडीवास का युद्ध होता है आपका 1760 में। कब होता है, 1760 में, फ्रेंच लोगों के बीच में होता है। और किसके लिए होता है,
जो फोर्ट्स एसटी जो था उसके लिए, ठीक है, याद रखना। मैंने सबकी डिटेल लिखा दी, अगर आप लोग चाहें तो इन सबका डिटेल लिख लेना। नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे, किस किस के बीच हुआ, और बाकी मैंने अच्छे तरीके से बता दिया। इसका आंसर आपका होगा बक्सर। चलिए, हाँ, जो प्रश्न ऊपर नहीं बताया था मैं अब नीचे बता देता हूँ। अब आपसे पूछा जा रहा है कि किसने जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को बनाया था, तो मेरे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को बनाने वाला कौन था, तो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कौन था ये। इसके बारे में आप लोग सर्च करके बताएं, क्योंकि 2-3 प्रश्न मैं आपको देकर जा रहा हूँ, जिससे क्या कि अगर आप इसको सर्च करने जाएंगे तो आपको थोड़ी सी जानकारी इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। अर्थशास्त्र बुक को किसने लिखा है, अभी आपको मैंने ऊपर बताया था कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई बुक है, और कौटिल्य को हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य के ये दरबार में थे, कौन थे, महामंत्री थे, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है, उनके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा देख लेना। बाणभट्ट की बुक दे लेनी, विशाखदत्त की देख लेनी। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, ये जरूर याद रखना। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, और इन्होंने बुक लिखी है कादम्बरी, ये सब क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये बुकों के बारे में भी आप लोग याद रख लेना। एक विशाखदत्त की भी काफ़ी पॉपुलर बुक है, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं वो आपको बुक लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। देखो ऐसे नहीं है, ये सारे प्रश्न मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं। अगर आप लोगों को डिटेल वीडियोस पे मतलब देखना है कि भाई मुझे एकदम कोर्स में देखना है, तो आप लोग चाहे तो टारगेट गुरुकुल के कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आप लोगों का मन है। आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो मेरे भाई याद रखना, आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। और इन्होंने एक वो भी दिया था कि वेदों की ओर लौटो, ठीक है, कम टू द वेदास, ये याद रखना। इसके बाद आपको इसमें 2 चीज़ दिख रही है। रामकरण परमहंस की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी को आपको पता 12 जनवरी को उनका हैप्पी बर्थडे, और इस दिन हम मनाते हैं, क्या मनाते हैं, युवा दिवस, ठीक है। ज्योतिबा फुले जी ने कौन सी सभाएं बनाई थी, तो इनके बारे में याद रखना। सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले, और इनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, पहली टीचर है, पहली फीमेल टीचर। तो इस तरीके से भी आप लोग याद रख लेना। जिंदा पीर के नाम से कैसे जाना जाता है, तो मेरे भाई औरंगजेब को। औरंगजेब के बारे में ऊपर मुझे बताना, हाँ, औरंगजेब के बारे में मुझे ऊपर बताना था। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ औरंगजेब कौन है। औरंगजेब को मूल नाम था इसका मुली अल दीन अहमद। ये बहुत क्रूर राजा था। 1669 की बात है, 79 सॉरी। इसने जजिया जो कर को अकबर ने हटाया था, और इसको इसने वापस से लगा दिया था। तीर्थ कर होता है जजिया, मतलब धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए कर देना पड़ता, तो ये इसने दोबारा से लगा दिया था। और इसको ख़त्म किसने किया था, अकबर ने किया था, ये भी याद रखना, ठीक है। काजी उल कुजात मतलब एक पद होता है, ये किसके लिए होता है, तो मेरे भाई याद रखना, ये किसके लिए होता है, न्याय विभाग यानी कि न्यायिक अधिकारी के लिए होता है। इसी तरीके से धन अधिकारी के लिए क्या होता है, तो आपने अकबर के टाइम पर कौन था वित्तीय मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, टोडरमल। इस तरीके से आप लोग याद रख लेना। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस से आपसे एक प्रश्न पूछा है कि 1905 में बनारस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, तो मेरे को याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले थे। और 1905 में आपने देखा होगा बंगाल विभाजन हुआ था, कौन सा, बंगाल विभाजन हुआ था, किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था मेरे भाई। किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है 1905। अब इस तरीके से अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हुई तो मेरे भाई 1885 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। दिसंबर के टाइम में 1885 में इसकी स्थापना होती है, 23 दिसंबर शायद, 23 दिसंबर को इसकी स्थापना होती है, एग्जैक्ट नहीं मुझे पता। और WC बनर्जी इसके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं, और इसके फादर कहे जाते हैं एओ हुम। और इसके टाइम पर 1885 के टाइम पर लॉर्ड डफरेन हुआ करते थे गवर्नर जनरल, ठीक है। ये सारी चीज़ याद रखना। गोपाल कृष्ण गोखले इसका आंसर है, और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल मेंटर भी थे, ये भी याद रखना। महात्मा गांधी जी केवल एक ही बार क्या कहते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वो आप लोग अगर चाहें तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। महात्मा गांधी केवल एक ही बार बने हैं इसके अध्यक्ष, ठीक है। वो कहाँ की मीटिंग थी ये भी आप लोग बता सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। बेलगांव, बहुत बढ़िया। अगर आप लोग कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ 1928, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, तो पहली बात देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें केवल आंसर पूछा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ कि आया कब था। तो मेरे भाई वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की अगर बात कर रहे हैं तो ये आपका आया था 1878 में। और कौन लेके आया था, लॉर्ड लिटन लेके आए थे, लॉर्ड लिटन लेके आए थे। रिपन बहुत बढ़िया आदमी थे, ठीक है। लॉर्ड रिपन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लॉर्ड इरविन पैक्ट आपने पढ़ा होगा, इरविन पैक्ट,
इरविन पैक्ट आपका 1931 का महात्मा गांधी और इरविन के बीच में होता है, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के बारे में भी पढ़ा है आपने। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट, तो मेरे भाई आता कब है? आने का टाइम है 1793, ठीक है, 1793 में आता है। लेकिन लाता कौन है ये भी तो याद रखना जरूरी है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस लाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस लाता है, ठीक है, कॉर्नवालिस लेके आता है, याद रख लेना, परमानेंट सेटलमेंट। ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में पूछ रहा है, नीला योजन यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाता है? तो मेरे भाई इसको लाता है अल्मीडा। कौन लाता है? अल्मीडा। अल्मीडा कौन है? तो अल्मीडा मेरे भाई है, अल्मीडा है 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा फर्स्ट गवर्नर जनरल बन के आता है, किसका? फ्रेंच, कहाँ का? पुर्तगाल का। कहाँ का? पुर्तगाल का, ठीक है, 1905 में, क्योंकि सबसे पहले भारत में आने वाले कौन थे? तो पुर्तगाल थे, ठीक है, ये भी याद रखना। 1498 में आते हैं ना वो लोग, 1600 में आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी आती भारत में। कुछ चीज़ें तो याद रखा करो मेरे भाई। अब इसका है मुगल काल में जिला किसे कहा जाता था? तो सरकार मेरे भाई, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को क्या बोला था? सरकार बोला जाता था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कब हुआ था हल्दी घाटी को। 18 जून 1576 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। और आपको पता है महाराणा प्रताप जो थे भाई, प्रताप के बारे में क्या ही बोला जाए, जिन्होंने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया, जंगलों में रहे, घास की रोटियां तक खाई, उन महाराणा प्रताप को मतलब क्या ही बोला जाए। सोचिए, और जब अकबर स्वयं युद्ध नहीं करने आता था, बोल बताया जाता है कि मानसिंह उनकी तरफ से युद्ध करने के लिए आते थे। मानसिंह राजपूत थे, ठीक है, तो राजपूतों के साथ युद्ध कराया जाता था। और महाराणा प्रताप की जो घोड़ी थी, घोड़ा था मतलब चेतक, कहते चेतक हवाओं से बात करता था, हवाओं में चलता था, ठीक है, क्योंकि हम राणा के वंशज हैं, फेंक जहाँ तक भाला जाए। वो चीज़ें आप याद रखिए और एक मोटिवेशन इसी को बनाइए कि हमारे मतलब जो पूर्वज हैं उन्होंने इतना संघर्ष किया और हम एक छोटी सी बातों से डर जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातों में नहीं घुसते हैं। तो कर्मा की थ्योरी किसने दी? तो मीमांसा की है जी कर्मा की थ्योरी। तो कैसा लगा ये वीडियो? काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। आई थिंक 17-18 मिनट का वीडियो बना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया मेरे भाई तो लाइक करके, कम से कम 20+ लाइक करके कमेंट कर देना। और मैंने जो इंस्टाग्राम आईडी बताया उसको फॉलो भी कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम।